जी का स्वागत हो चुका है। हम चाहते हैं बिना देरी के हमारे इनपुट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी और शैलेंद्र शर्मा जी वो इस संवाद को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा गर्मा गर्म सेशन होने जा रहा है। हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं, अपना दल के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं और मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं आशीष जी। आशीष जी के पास इस समय बड़े सारे इंपॉर्टेंट विभाग हैं। प्रावधिक शिक्षा तो है ही है, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी आशीष जी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने का काम सरकार ने इन्हीं को दे रखा है ना। आशीष जी, अभी आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी चुनी गई, एक बड़ा सम्मेलन हुआ। मुझे आप ये बताइए कि अपना दल आने वाले दिनों में ऐसे कौन कौन से काम करने जा रहा है पॉलिटिकली जो आपके दल को और आगे लेके जाएगा, जिससे कि आपकी पार्टी और मजबूत होगी। देखिए, अपना दल का जो गठन हुआ था वो वंचितों, शोषितों और कमेरा समाज के लोगों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन की तरह अपना दल का गठन हुआ था। हमारे संस्थापक एसएसकेआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने जी राजनीतिक कम सामाजिक यात्रा प्रारंभ किया था। तो उनकी दुखद मृत्यु के बाद हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने उस आंदोलन को राजनीतिक शक्ल में एक बड़े रूप में परिवर्तित करते हुए और अपना दल को आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पहचान दिलाई और उत्तर प्रदेश में एक मान्यता प्राप्त दल के रूप में इस चुनाव के बाद अपना दल की पहचान खड़ी हुई है। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नगर निगम का चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। अपना दल ने विधानसभा में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। मैं समझता हूं कि दो गठबंधन जो थे उन दोनों ने जो चुनाव लड़ा उसमें अपना दल ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपकी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि क्या नगर निगम के चुनाव में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे या आप उनका चुनाव प्रचार करेंगे, या आप जो है क्योंकि भाई कार्यकर्ता तो हर जगह चाहेगा कि भाई वो भी भागीदार बने, क्योंकि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो राजनीति कर रहा है, धक्के खा रहा है, धूल फाक रहा है, भाई उसका तो हक बनता है ना कि भाई वो भी अगर चुनाव का मौसम है, चुनाव होने जा रहा है तो वो चुनाव के लिए टिकट मांगे। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी कोई आपकी बातचीत हो रही है कि भाई अपना दल के सिंबल पे कुछ लोग चुनाव लड़ें, या आप लोग अलग से चुनाव लड़ेंगे उनके इतर हो? कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपना दल 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने पहला चुनाव लड़ा, तब से एनडीए का सबसे मजबूत, अटूट और विश्वसनीय सहयोगी है। 2014 का चुनाव हमने मिल करके लड़ा, 2017 का चुनाव मिल करके लड़ा, 2019 का चुनाव, 2022 का, और आगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी एनडीए के अटूट हिस्से के रूप में सभी चुनाव लड़ेगी। योगी जी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे आप? मैंने फिर कहा हमारे दिल्ली में नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल सर, नेतृत्व की बात हो रही है तो अभी मैनपुरी के उपचुनाव में हमने देखा कि बहुत दिन से यूपी की राजनीति में एक चर्चा थी चाचा भतीजे के बीच में दूरी को लेकर। कुछ ऐसा ही पटेल परिवार में भी देखने को मिल रहा है पार्टी की विरासत को लेकर। तो पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच में इन दिनों कैसी बातचीत है? डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की 2009 में दुखद मृत्यु हुई। उसके बाद जनता ने किसको नेतृत्व सौंप दिया है उसके विषय में मुझे क्या बताने की आपको आवश्यकता है। और जहां तक अपना दल का वो है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा उनके पुराने लोगों से बातचीत के आधार पर ये है, वो कभी किसी दूसरे के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने उसको कभी दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ना नहीं स्वीकार किया था।
वो चुनाव अपनी ही पार्टी के सिंबल पर लड़ते थे, रिजल्ट की वो कभी परवाह नहीं करते थे। अब जिस किसी ने दूसरे के सिंबल पर चुनाव लड़ लिया, वो विरासत की बात क्या करेगा। बिल्कुल ट्यूनिंग की बात हम कर रहे हैं सर, कि सियासत में संभावनाएं हमेशा रहती हैं, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना कोई स्थायी मित्र होता है, ट्यूनिंग बन सकती। देखिए मैं उस सवाल पे जाना तो नहीं चाहता था जी, पर बार बार आप एक ही चीज पूछ रहे हैं तो उसका आज लोगों में चर्चा है सर, क्योंकि मैनपुरी नहीं, चुनाव मैं है ना, आपके तो मंच के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं। जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो उसमें ट्यूनिंग हो जाती है। जब धोखा, अविश्वास और इसकी लड़ाई होती है तो उसमें समय लगता है। इस लड़ाई का एक ही वो है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस लड़ाई में अनुप्रिया जी कहीं है ही नहीं, और इस लड़ाई में सबसे छोटी बेटी अमन पटेल हैं। जिस दिन उनके साथ जो धोखा हुआ है, जो उनके साथ उनकी संपत्ति के विषय में धोखा किया गया, जिस दिन ये लोग उनकी संपत्ति वापस कर देंगी, जो उनके पिता के मतलब बेटी के रूप में जो उन्हें मिलना चाहिए था वो हिस्सा दे देंगी, उस दिन ये पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमारी सिर्फ इतनी मजबूरी है कि हम डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो उस लड़की को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, बस इतनी हमारी लड़ाई। सर एक बात के साथ मैं फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, एक सेकेंड। आशीष ये बताइए कि सरकार में बहुत सारे काम जो है आप कर रहे हैं, अब तो लड़ाई स्पष्ट हो गई, इन्होंने कह दिया कि भाई संपत्ति का हक जब दे देंगे वो लड़ाई खत्म हो जाएगी। आशीष मुझे ये बताइए कि बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को लेके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, प्राविधिक शिक्षा को लेके बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अभी ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे लक्ष्य आपने तय किए हैं, उन लक्ष्य को पाने में आपने क्या क्या किया है, और कब तक ये उम्मीद करे जनता कि नहीं हम इन लक्ष्य को पालेंगे। देखिए, मेरे पास तकनीकी शिक्षा विभाग है और दूसरा उपभोक्ता संरक्षण है। मैं दोनों विभागों के बारे में अलग अलग आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास डिप्लोमा सेक्टर में 147 पॉलिटेक्निक्स हैं, 19 एडेड हैं और 7 अन्य विभागों की हैं। इसके अलावा 1200 के आसपास प्राइवेट की हैं। सबसे पहले मैंने जैसे ही विभाग का दायित्व तो संभाला जी, तो उनमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे आए उस पर एक प्रक्रिया और एक अपना सुधार के लिए हमने तमाम कार्य प्रारंभ किए। और मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं, आपको भी पता है। जी जी, बहुत ज़्यादा। तो उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके बाद उनको रोजगार कैसे मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ, जी, तो उस नाते मेरा दायित्व था कि मैं सबसे पहले इन बच्चों को कैसे करूं। और हमारे विभाग ने 4 नई रोजगार परक जी कोर्सेज प्रारंभ किए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अलग अलग जो आजकल की डिमांड आज है, के साइबर सिक्योरिटी, तमाम उस हिसाब से। अच्छा, आप पॉलिटेक्निक में साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ा रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी हमने प्रारंभ किया इस बार से, और भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत थी, लैब्स में जो कमियां थीं या उनमें है, उनके लिए हमने धन का आवंटन किया और उनमें लैब्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब रिसर्च पे आपने मेन कंसंट्रेशन किया है। जब बच्चा कुछ करेगा, सीखेगा, तभी जा करके फील्ड पर कुछ काम कर पाएगा। और मैंने एक चीज़ और, अभी वो प्रक्रियाधीन है, हमने विभाग में एक और चीज़ प्रारंभ किया कि हमारे जो बच्चे हैं पॉलिटेक्निक्स के, ये इंडस्ट्री में जाएं और इंडस्ट्री में जा करके प्रैक्टिकली सीखें कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और उनको फिर अपनी जब मतलब लर्निंग है उसमें इम्प्लीमेंट करें। तो जब यहाँ से निकलेंगे, जब वो इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, तो उन्हें पहले से एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत बढ़िया। पॉलिटेक्निक्स में हमने गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी के जो कॉलेजेस हैं जी, उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई है। वो गाइडलाइन धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है। इसके अलावा जो फार्मेसी के कॉलेजेस खुले हुए हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हम
एक अगले सत्र से उनकी अलग तरीके से उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक गाइडलाइन बनाएंगे और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम अभी मैं बहुत उसको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन वो प्लानिंग का पार्ट है। आप प्लानिंग का पार्ट। चलें। बिल्कुल सर, जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो 2017 में HRD की एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थान है, बावजूद इसके हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे हैं सर। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे 4 साल पढ़ाई करते हैं टेक्निकल कॉलेजेस में और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन कॉलेजेस का एप्लीकेशन ही नहीं है। यूपी में बड़े पैमाने पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल गए, शिक्षण के मौके जो मिल रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से संचालित हो रहे हैं, उनकी मान्यता है कि नहीं, ये जो नेक्सस है जो प्राइवेट सेक्टर में बड़ी समस्या बनकर उभरा, इस पे सरकार कोई काम कर रही सर? बहुत बढ़िया सवाल शैलेंद्र का। इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, उसकी क्वालिटी कैसे बेहतर हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो खुल गए, लेकिन अब उसमें रिसर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नई चीजें जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ अगर आपने उसको सुधार लिया तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटेक्निक में एक लैंडमार्क काम होगा। पॉलिटेक्निक नहीं, डिग्री सेक्टर में भी हमारे पास जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, फार्मेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो। तो अभी कुछ दिन पहले हमने मान्यता देने के लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी बनने के बाद एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाया जो दूसरे राज्यों में है। और उनको मैंने लागू करा दिया। तो अब एक सबसे बड़ा विषय जो आएगा कि उन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता ही नहीं मिलेगी जिनको आपकी मतलब मानक नहीं पूरा करते, जो मानक नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो एक तो हमने ये रोका। दूसरी बात, जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को अच्छा वेतन मिले, तभी वो अच्छे क्वालिटी के टीचर्स उन इंस्टीट्यूशंस में आ पाएंगे। इसका भी हम प्रयास करें, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। बट आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे सुधार, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधार करने में समय लगे। एक विषय जो मैं बड़ा महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं, 2 बड़े इंस्टीट्यूशन लाने की हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो प्रक्रियाधीन है। एक फार्मेसी और बायो रिसर्च का इंस्टीट्यूशन है और दूसरा हमारा 34% से ज़्यादा जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो अर्बनाइज्ड हो गया है। जी। तो अर्बन प्लानिंग के लिए, अर्बन प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में प्लानर की कमी है, बहुत कमी है। तो उसको कैसे हम उत्तर प्रदेश में ही ऐसे अर्बन प्लानर डेवलप कर सकें, उनको हम शिक्षा दे करके कर सकें, वो भी एक दोनों इंस्टीट्यूशंस जो प्लान कर रहे हैं हम लोग, वो विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। अर्बन प्लानिंग का और एक और बड़ी चुनौती है बाढ़। जी, उसमें सारे सम्मिलित है। पहले तो हम शहर को शहर की तरह कैसे बसाएं, बहुत बड़े। अभी तो शहर जो है शहर की तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार जोर दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक सपना है, उन्होंने गुजरात में एक इंस्टीट्यूशंस को उत्तर प्रदेश में ये जिम्मेदारी भी दी है जी। वो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अर्बन सेक्टर को कैसे, अर्बन क्षेत्र को कैसे प्लान्ड वे में करें, बोलने से तो होगा नहीं। नहीं। उसके लिए प्लान्ड वे में डेवलपमेंट जो अभी डेवलप हो चुका है, आगे का जो डेवलपमेंट हो प्लान्ड वे में हो, उसके लिए अर्बन प्लानर हो, मतलब सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसे, मूलभूत आपकी आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरे हों। तो हम ये सब काम के लिए हम एक इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जब दोनों इंस्टीट्यूशन धरातल पे उतर जाएंगे तो पूरे देश में, तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन विदेशों में भी उत्तर प्रदेश का नाम ये इंस्टीट्यूशंस पैदा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मिर्जापुर अनुप्रिया जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विंध्याचल का कॉरिडोर जो है अब लगभग पूरा होने के कागार पे है। आई थिंक बहुत सारे काम उसमें हो रहे हैं। उसके अलावा और भी मिर्जापुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट गए हैं, बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी वहाँ बन रहा है शायद। उसके अलावा और भी ऐसे कौन कौन से काम ऐसे हो रहे हैं जो मिर्जापुर में विशेष तौर पे कराया जा रहा है, क्योंकि बनारस मिर्जापुर ये दोनों विशेष तौर पे प्रधानमंत्री जी के नज़र में है और पूरे देश और दुनिया के नज़र में है, खासतौर पे विंध्याचल होने के नाते। जी जी, देखिए मिर्ज़ापुर से आप पुराने परिचित हैं। नहीं, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मेरे मन में सवाल। मैंने ये शब्द नहीं कहा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगा जी कि 2014 के पहले का मिर्ज़ापुर और आज के मिर्ज़ापुर में आपको स्वयं परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। और मिर्ज़ापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
सिर्फ माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर ही नहीं, जी, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए हैं। अगर आपको याद होगा कि वाराणसी से नारायणपुर जाने में 2 घंटे लगते थे और आप मुश्किल से अब 5 मिनट में पहुंच जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो आपको वहीं से दिखाई दे रहा है। ये मिर्ज़ापुर चूंकि हमारी नेता का संसदीय क्षेत्र भी है जी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज पहुँच चुका है, फंक्शनल है, केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ हो चुका है। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जब तक धरातल में उतर न जाएं, पर अगले 5 सालों में मिर्ज़ापुर इंडस्ट्री का भी हब होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। शैलेंद्र। बिल्कुल सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि न केवल मिर्ज़ापुर की बात करें बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी जब आपने देखा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो आपने बाकायदा पत्र भी लिखा अपनी ही सरकार को और तमाम आपने शिकायतें भी की। तो आप अब कामकाज से संतुष्ट हैं? दूसरा टर्म चल रहा है। देखिए इसमें बड़ा स्पष्टता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, और हम सरकार में सहयोगी हैं और जहां पर हमें लगता है कि ये काम होना चाहिए तो सुझाव के रूप में हम लगातार अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बातें रखते रहें। न केवल विकास के क्षेत्र में भी हमारी पार्टी जिस एजेंडे पर जिन लोगों के लिए काम करती है उन पर भी जहां अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो हम शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रखते, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का विषय था, हमारी नेताजी ने उसको मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने रखा और उस पर काफ़ी हद तक आगे कार्य भी हुआ है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसमें जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आशीष जी, ये आपने इतना बढ़िया जब जमीन उर्वरा बना दी है तो बहुत सारे लोगों की नज़र भी है, अभी बड़ा चर्चा होने लगी कि भाई नीतीश कुमार जी जो है वो उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, फूलपुर जाने वाले हैं, मिर्ज़ापुर जाने वाले हैं, बाकायदा लोगों के बयान आने लगे हैं। तो बहुत सारे लोग एकदम समझ लीजिए नज़र रखे हुए हैं कि भाई जैसे एकदम चूँकि आप उसको डेवलप कर दें, बढ़िया कर दें, पेड़ जब फल देने लगे तो उसको आके खाने का प्रयास करने लगे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्टता के साथ बता दे रहा हूं, 2022 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में क्या कोई सपा बसपा से बड़ा कोई गठबंधन था? सही बात है। मैं पहले 2019 पे ले आ रहा हूं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है वो आपसे छुपा नहीं। हाँ वाकई। तो जब आप जनता के लिए काम करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है। मतलब आपको कोई चिंता उसकी नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्टता के साथ बता रहा हूं, जमीन की मैं जिन लोगों से मिलता जुलता हूं उनकी मैं रिपोर्ट बता रहा हूं, 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। क्या बात है। शैलेंद्र। बिल्कुल सर, थोड़ा पॉलिटिकल सवालों की तरफ बढ़ेंगे। आपने कहा कि आप जो है संघर्ष करने वाली पार्टी के तौर पर पहचान है, पिछड़े तबके के लिए काम करने वाली पार्टी है। आपके ही साथ कुछ दिनों पहले बीजेपी में सहयोगी थे सुभाषपा, उन्होंने कहा कि जब 17 जातियों को ओबीसी से एसटी में शामिल करने का मामला था तो जिस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकार से अलग हुए, आपने उनका साथ नहीं दिया। इस तरह के आरोप सही हैं? देखिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जहाँ कोई विषय आता है हमारी नेता सबसे आगे रहती हैं और जिन विषयों पे हमारी एनडीए गठबंधन काम कर रहा है उन विषयों पर अनावश्यक टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता और उसको लोग किस एंगल से ले रहे हैं उनका अपना सोचने का नज़रिया है। पर इतना जरूर मैं कहूँगा कि अपना दल 2014 से जी एनडीए का विश्वसनीय अंग रहा है और आगे भी रहा है। जिन विषयों पे अपना दल का और हमारे एनडीए का नेतृत्व करता जो भी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जहां कोई विषय आता है तो वहां पर हम उसको उचित फोरम पर विषय जरूर रखते हैं। मीडिया में आकर के चिल्ला देने से काम थोड़ी बनता है, उसको बिल्कुल लॉजिकल एंड की तरफ ले। मैं आपको 1 मिनट बता दूं, माननीय नेताजी थे, अब हमारे बीच नहीं है। नेताजी रक्षा मंत्री थे, पिछड़ों के बड़े नेता थे, मैं उनका सम्मान करता हूं।
आज हमारे बीच नहीं है, हम लोग आजीवन सम्मान करेंगे। पर नेताजी पिछड़ों के बड़े नेता रहते हुए भी सैनिक स्कूल में पिछड़ों के लिए, जो पिछड़ों के छात्र थे, आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारी नेता को जब पता चला कि पिछड़ों के लिए, जब संसद में गई, पिछड़ों के लिए सैनिक स्कूल में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो हमारी नेता ने यह विषय उचित फोरम पे रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी नेता के जो जो विषय उठाए, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे नवोदय विद्यालय में हो, और चाहे सैनिक स्कूल में, तीनों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा में आरक्षण देने का काम किया। और मैं गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं, लाखों में एडमिशन होते थे, उसमें से 27% पिछड़ों के बच्चे इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रवेश में आरक्षण देने का काम किया, वो अब प्रवेश ले पा रहे हैं। ये पिछड़ों के लिए इससे बड़ा काम कौन सरकार करेगा? शैलेंद्र, ऐसा है कि आपका सीधा सीधा कहना है कि भाई अगर हम मुद्दा भी उठाएंगे ना तो सही फोरम पर उठाएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे तुम्हें, याद रखो इस बात को, समझ गया ना? मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा। मेरे पास एक दूसरा विभाग है उपभोक्ता संरक्षण का। अरविंद जी, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता का, जी सबसे मतलब 25 करोड़ उपभोक्ता हैं, और आप भी उपभोक्ता हैं, मैं भी उपभोक्ता हूं। हमारी सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए बहुत सारे काम कर रही। सबसे पहले मैं, हर जिले में एक उपभोक्ता की अदालत थी, उसमें सदस्य खाली रहते थे। हमारे पिछले 6 महीने का हमारी सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सारे सदस्य भर गए, मुकदमों की संख्या सब भर गए। जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको हम पहले से 4 महीने पहले से 3 महीने पहले से अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दें कि जैसे वो रिटायर होंगे उनकी जगह आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारी सरकार ने मुकदमों की संख्या को लगातार इन अदालतों के माध्यम से सुनवाई करके कम कर दिया है। और एक बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने एक डीजी का पद सृजन किया है, जो डायरेक्ट सेलिंग ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मार्केट है। आप जानते होंगे बहुत सारी कंपनियां सीधे आजकल घरों पर जो है जा रही हैं, लेकिन उनमें उपभोक्ता का हितों का संरक्षण कैसे हो, उसके लिए एक डीजी का पद हमने बनाया है। बहुत बढ़िया, जो प्रक्रियाधीन है, कुछ दिनों में उसमें नियुक्ति भी हो जाएगी। तो हमारी सरकार, इसके अलावा मैं बताऊं, पेट्रोल पंप है हमारे पास 8000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हमारे पास उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें घटतौली ना हो उसके लिए लगातार छापेमारी चल रही। इवन कई जगह एसटीएफ ने भी कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं, हमारे यहां जो आप अगर एक शिकायत देंगे कि इस पेट्रोल पंप पे घटतौली हो रही है, 48 घंटे के अंदर उस पेट्रोल पंप के विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। ये हमारी इस नई सरकार बनने के बाद, जब इस मंत्रालय को संभालने का मौका मुझे मिला है, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में, उनके निर्देशन में हमने ये काम किया है। चलिए आशीष भाई, मैं समझता हूँ कि 2024 जो है आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। सबसे अच्छे आपने विधानसभा की सीटें यहाँ अर्जित की एज ए सहयोगी दल होने के नाते, और मैं समझता हूँ कि नगर निगम में भी कुछ न कुछ तो होगा ही। इस समय आप देखिए उपभोक्ताओं का ध्यान रख रहे हैं, पॉलिटेक्निक का अलग ध्यान रखे ही हुए हैं, है ना। उसके अलावा आपने ये पेट्रोल पंप वालों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, चाहे बाट वाला हो चाहे माप वाला हो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बस अंत में इतना आपके माध्यम से कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में हम एक सहयोगी दल के रूप में सम्मिलित हैं। और इतना मैं पूरे प्रदेश के जनमानस को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के हित के लिए जिस प्रकार रात दिन काम कर रहे हैं, ये
एक दुर्लभ उदाहरण है। बस मैं सबसे करवा भी रहे हैं। बिल्कुल, हम सब उसमें शामिल हैं। बहुत बहुत चलिए, बहुत थैंक यू। धन्यवाद। शैलेंद्र, तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू, और आशीष जी आपको भी बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस मंच पर आने के लिए आपका, और अपना एक कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आशीष पटेल जी ने बताया कि अपने क्षेत्र को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अभी हमारा जो पड़ाव है कार्यक्रम का वो समापन की तरफ है। लेकिन जाते जाते हम चाहते हैं कि अब सरकार से बात होगी, सरकार के विभागों से जुड़ी तमाम बातों को आपने जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग, ऐसे मेहमान हमारे बीच में हैं जो कुछ अलग सेक्टर से जुड़ते हैं। उन सेक्टर्स में उनकी अपनी एक उपलब्धता रही है, एक अपना एक काम, एक कार्यकाल रहा है जो उन्होंने अभी तक किया है। तो उन सबको हम चाहते हैं कि मंच पर बुलाएं, और मंच पर बुला के उनके साथ सवाल जवाब के संवाद के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। तो बिना देरी किए हुए हम अपने खास मेहमानों को बुलाएंगे एक एक करके मंच पर। और उससे पहले देखिए, आपने सुना किस तरीके से सरकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विभाग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, योगी 2.0 में क्या कुछ अभी तक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर गिनाया गया है। एक एक बातों का जो है वो जवाब दिया गया है, और उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे बीच में सभी हमारे खास मेहमानों ने जो जवाब दिए हैं, उन जवाबों पर ही सरकार जो है वो आगे काम करके निरंतर प्रयासरत रहे, बढ़ती रहे, और पूरे उत्तर प्रदेश का, समग्र प्रदेश का विकास करती रहे। और इस विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो है वो नए आयामों को छूता रहे, जो कि इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी है। और उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खास मंच को आपके लिए सजाया, संवारा, और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार आपके सवाल जो हैं वो किस हद तक पहुँचे हैं। और हमारे साथ मंच पर देखिए फ़ोटो सेशन की तस्वीर भी है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सम्मानित करने का जो सिलसिला है वो देखिए रुक नहीं रहा है। एक एक करके हमारे बीच में धर्मेंद्र जी हमारे साथ मंच पर हैं, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं, सम्मानित किया जा रहा है उनको। वो तस्वीर देखिए, मंत्री आशीष पटेल जी के द्वारा और सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी के हाथों द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो ये वो लोग हैं जिनको सम्मान आज इसलिए भी दे रहे हैं ताकि वो निरंतर जो है प्रयासरत रहे अपने क्षेत्रों में, अपने समाज के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ता के लिए, उत्तर प्रदेश के बहुआयामी सपनों को साकार करने के लिए। वो तस्वीरें एक एक करके आपके सामने। लेकिन अब जो सेशन हमारा है वो अगला सेशन होगा कुछ खास मेहमानों के साथ। वो खास मेहमान जो हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के होंगे, उन सेक्टर्स में वो कैसे काम कर रहे हैं उसको लेकर वो जो नाम है वो भी गिनाएंगे। कुछ अंतराल के बाद उस सेशन को भी हम शुरू करेंगे। योगी सरकार में विकास का कितना पंच? पर बात, सवालों का सबसे बड़ा मंच। इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड पर 22 नवंबर मंगलवार दिन भर लगातार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच